नाज़रीन आदाब, वरदान का एक और शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान फैयाज अहमद फैयाज आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम की वसातत से हम आप तक मुख्तलिफ किस्म की इंफॉर्मेशन और मालूमात पहुँचा देते हैं औलाद के हुसूल की खातिर। जैसा कि हमने पिछले प्रोग्राम में बता दिया कि डॉक्टर वरीश कुमार साहब एक ऐसे मुनफरिद डॉक्टर हैं जिन्होंने एक खास तजुर्बा हासिल किया है IVF ट्रीटमेंट। हाल ही में इनके जो सेंटर्स हैं वो US में हैं, कनाडा में हैं और इसके बगैर अमृतसर में है, जलंधर में है और यहाँ मगरमल बाग श्रीनगर में इनका सेंटर है। IVF के हवाले से बहुत सारी खिदमात, बहुत सारा जो ट्रीटमेंट है वो फराहम करते हैं डॉक्टर वरीश कुमार साहब। जैसा कि पिछले प्रोग्राम में हमने ओवरऑल एक्टिविटीज के हवाले से बात की कि वरदान किस तरह की एक्टिविटीज अंजाम दे रहा है और अब जो इलाज है IVF का, किस तरह से ये इलाज किया जा सकता है और कौन से एहतियात बरतने हैं, आज के प्रोग्राम में हम फीमेल फैक्टर के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर वरीश कुमार साहब, आपका वेलकम है हमारे आज के इस दूसरे प्रोग्राम। थैंक यू भैया। आपका इस हवाले से भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हाल ही में US से आए और यहाँ पे आप श्रीनगर आए, तो हमने मुनासिब समझा कि आपको बुलाया अपने स्टूडियो में, आपसे बात करें कि जिस तरह से हमने पिछले प्रोग्राम में बात की, अभी तक जो आपका ट्रीटमेंट हुआ है, जैसा कि कनाडा का सेंटर आपका 2010 में, US में 2014, इसी तरह जालंधर में पिछले 24 साल से आपका सेंटर चल रहा है जो हमारी स्टडीज है, और अमृतसर में 2016 से आपका सेंटर है और श्रीनगर में 2020 से आपका सेंटर चालू हो गया। और इधर 40 से 50 हजार के करीब जो हमने आपका जो रिकॉर्ड हमने देखा, 40 से 50 हजार के करीब जो कपल्स थे उनका ट्रीटमेंट हुआ और 70% के करीब, 70% से ज्यादा ऐसे कपल्स है जिनके घरों में खुशी। तो ये खुशी किस तरह से उन घरानों में पहुंचती है जिनमें औलाद नहीं होती है, तो इस तरह से आप आगाज कीजिए आज के प्रोग्राम। थैंक यू सर स्टूडियो में कॉल करने का। आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा कि वरदान ने इतने सारे घरों में खुशियां कैसे दी। पिछले 24 सालों से वरदान जलंधर में मैंने शुरू किया था जी। उसके बाद फिर हमने एक सेंटर जो है अपना कनाडा में खोला, एक सेंटर फिर हमने USA में खोला, फिर अमृतसर में हमने एक क्लिनिक खोला और अमृतसर में क्लिनिक खोलने के बाद अब हमने 2020 में श्रीनगर में एक क्लिनिक खोला। और इस क्लिनिक के खोलने के बाद हम लोगों ने देखा कि हमारे ऑलमोस्ट 40 to 50,000 ऐसे कपल्स हैं जिन्होंने वरदान से ट्रीटमेंट लिया पिछले इतने सालों से, और उनमें हमने देखा कि 70 to 80% ऐसे कपल्स हैं जिनको पहली बारी में जो प्रेगनेंसी अचीव हुई और उनके घर में आज खुशियाँ हैं, उनके घर में आज किलकारियाँ हैं, उनके घर में आज बच्चे हैं। और बहुत सारे ऐसे कपल्स जो वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर से वरदान में आए, बेशक वो इंडिया के डिफरेंट कॉर्नर से थे, वर्ल्ड के डिफरेंट कॉर्नर से थे, बेशक वो यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, तो डिफरेंट वर्ल्ड के कॉर्नर से लोगों ने आके वरदान में अपना ट्रीटमेंट कराया। कश्मीर से बहुत सारे लोगों ने अपना ट्रीटमेंट वरदान से आके कराया, कारगिल लेह से कपल्स आके अपना ट्रीटमेंट वरदान में आके करा के गए। उनके घर में भी आज खुशियाँ हैं, उनके घर में भी बच्चे हैं। और वरदान में सबसे जो बड़ी खासियत है वो ये कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं ट्रीटमेंट के, जो इक्विपमेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे यूज़ किए जाते हैं वही वरदान में यूज़ किए जाते हैं। और उन ट्रीटमेंट्स को करने के लिए जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड के पैरामीटर्स हैं, जो वर्ल्ड में डिफरेंट सेंटर्स में यूज़ किए जाते हैं, वो वरदान में यूज़ किए गए और उनसे हमारा जो प्रेगनेंसी रेट है वो बेटर हुआ। जैसे डॉक्टर वरीश कुमार साहब जो आपने बात की अभी स्टैंडर्ड्स के हवाले से हम बात करेंगे, तो इस आज के इस प्रोग्राम में नाज़रीन देखते रहिएगा हमारा ये प्रोग्राम, जिसमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी। हर एक एपिसोड में एक मद पे एक टॉपिक पे बात होगी और आज हम फीमेल फैक्टर्स के हवाले से बात करेंगे और जिन घरों में अभी तक ये खुशी नहीं है, वो घराने किस तरह से ये खुशी हासिल कर सकती हैं, किस तरह की कोशिश उनको करनी चाहिए, वरदान से वो किस तरह से मतलब मदद ले सकते हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट वहां पे वो कर सकते हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप हम इस प्रोग्राम में आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे जो हम सब के लिए जरूरी है। तो डॉक्टर वरीश साहब ये बताइए कि जो फीमेल फैक्टर्स हैं
कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो इस ट्रीटमेंट में जरूरी है? देखिए, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि फीमेल में जो औरत को माहवारी आती है वो एक नॉर्मल तरीके से पीरियड्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। सबसे पहले लेडी में हार्मोन्स जो कि ब्लड से रिलेटेड है, ब्लड से कुछ ऐसे हार्मोन्स के टेस्ट किए जा सकते हैं जिससे हमें पता लग जाए कि लेडी को जो हार्मोन्स हैं वो कंट्रोल में है कि नहीं है। 3-4 तरह के मेन हार्मोन्स होते हैं लेडीज़ में जिनको देख लेना ज़रूरी होता है कि उनकी जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल है कि नहीं है। जी। तो उन हार्मोन से ये पता लगाया जा सकता है कि किसी तरीके की अगर कोई कमी है तो उसको मेडिसिन से ठीक किया जा सके। मेडिसिन कितनी देनी चाहिए, कब तक देनी चाहिए, ये डिसीजन जो है वो एक कंसल्टेंट ही ले सकता है। कंसल्टेंट को पता है कि वो कितनी देर तक वो मेडिसिन दे ताकि जो हार्मोन का की कमी है वो हार्मोन की कमी नॉर्मल हो सके, उसको ठीक किया जा सके और उसके बाद कोशिश ये कि उनको प्रेगनेंसी करवाने में उनकी मदद की जा सके। जो आपने लिमिटेशन ऑफ मेडिसिन की बात की, इससे पहले इसमें हम इस सिलसिले में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। अभी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं ट्रीटमेंट के, तो किस तरह के ऑप्शंस हमारे पास ट्रीटमेंट के अवेलेबल हैं? देखिए, ऑप्शन में डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेशंस हैं। अगर हार्मोन में कमी है तो उसको मेडिसिन से ठीक किया जा सकता है। फिर उसके बाद अगर हार्मोन्स नॉर्मल है तो यूट्रस बच्चेदानी को अल्ट्रासाउंड से देखा जा सकता है, स्कैनिंग की जा सकती है, जिससे पता लग सकता है कि यूट्रस में किसी तरीके की कोई कमी तो नहीं है, किसी तरीके का कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कहीं पे यूट्रस में कोई फाइब्रॉइड तो नहीं है, किसी तरीके की कोई सिस्ट तो नहीं है, किसी तरीके की कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई पेल्विक इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, किसी तरीके की कोई सोजिश तो नहीं है। फिर एंडोमेट्रियोसिस एक बीमारी है, जी। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी है। इन सारी चीज़ों को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड से इवैल्यूएट किया जा सकता है। डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करके उनकी ट्यूब्स को देखा जा सकता है कि ट्यूबें खुली हैं कि नहीं खुली हैं, और अगर खुली हैं तो वो काम करेंगी कि नहीं करेंगी, और अगर वो काम कर रही हैं तो प्रेगनेंसी ना होने के और कारण कौन से हो सकते हैं। सो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसीजर्स, डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस करने के बाद ये फैसला किया जा सकता है, कंसल्टेंट ये एक डिसीजन ले सकता है कि उसको किस तरीके से हम ट्रीटमेंट दिए कि उसको जी। प्रेगनेंसी होने में उसकी मदद की जा सके या उसको मदद मिले। ट्यूबल फैक्टर को इवैल्यूएट करने के लिए ट्यूबों का टेस्ट जिसको हम एचएसजी बोलते हैं, उससे भी हम लोग ट्यूब्स को देख सकते हैं। कई बारी हमें डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करनी पड़ सकती है, जिसको हम 3 स्टिच वाला ऑपरेशन कहते हैं। दूरबीन के मदद से हम लोग ट्यूब्स का फंक्शन देखने में कई बारी हमको ज़्यादा मदद मिलती है, हम बेटर तरीके से उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। हमें पता लग सकता है कि क्या ट्यूब खुली हुई है और क्या वो काम करेगी कि नहीं करेगी। जो एग बनता है वो ट्यूब उसको प्रॉपर तरीके से उठा के यूट्रस तक लाने में कामयाब होगी कि नहीं होगी, क्या ट्यूब हेल्दी है, क्या ट्यूब में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है या किसी तरीके की कोई सोजिश तो नहीं है। सो बहुत सारे फैक्टर हैं जो लैप्रोस्कोपिकली देखे जा सकते हैं, ठीक किए जा सकते हैं, और उसके बाद फैसला किया जा सकता है कि इस कपल को किस तरीके का ट्रीटमेंट दिया जाए, इस लेडी को किस तरीके की मेडिसिन दी जाए ताकि उसको कुदरत से प्रेगनेंसी हो सके, कुदरत से उसको बच्चा हो सके। जी। अभी अगर हम डॉक्टर साहब बात करेंगे मेडिसिन के हवाले से, जो इसमें लिमिटेशंस है, किस तरह की लिमिटेशंस है, अभी हम उस पर चर्चा करें। देखो, कोई भी मेडिसिन फयाज साहब अगर हम देते हैं किसी भी कपल को, किसी भी लेडी को, तो उसकी एक लिमिट है। लिमिट का मतलब कि आप एक मेडिसिन को किसी हद तक यूज़ कर सकते हैं। कश्मीर में हम लोगों ने अक्सर ये देखा है कि जो कपल है, जो वो कई बारी एक डॉक्टर के पास गया, उसने कुछ मेडिसिन लिखी, वहाँ से आराम नहीं आया, वो दूसरे पेशेंट के पास गया, डॉक्टर के पास गया, उसने फिर कुछ मेडिसिन लिख दी, उससे भी उनको आराम नहीं आया। तो कपल जो है वो एक तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंसल्टेंट के पास जाके अपना ट्रीटमेंट जरूर कराता है, बट क्योंकि मेडिसिन ऑलमोस्ट एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, उनका असर जो है वो ऑलमोस्ट एक ही तरह का होता है, तो पेशेंट को कई बार आराम नहीं आता। तो मेडिसिन की जो लिमिट है उसको पेशेंट को भी समझ लेना चाहिए और एक कंसल्टेंट को भी समझ लेना जी। चाहिए कि किस तरीके की मेडिसिन कितनी देर तक दी जा सकती है, और अगर उससे फायदा नहीं होता तो उस मेडिसिन को देने के लिए क्या वो आगे उसको उसको यूज करें जी। कि ना करें। तो कपल को एक पूरा राइट है, कपल को एक पूरा हक है कि वो डॉक्टर से, अपने कंसल्टेंट से ये बात जरूर करे कि ये मेडिसिन जो मैं ले रहा हूँ इसका क्या रोल है, इसका मुझे क्या फ़ायदा होगा, और ये मेडिसिन मुझे कब तक लेनी चाहिए,
और अगर इस मेडिसिन को लेने के बावजूद भी मुझे प्रेगनेंसी नहीं अचीव हो पाती, जी। तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसका नेक्स्ट ट्रीटमेंट क्या है, और मुझे कब तक इस प्रेगनेंसी को अचीव करने के लिए मेडिसिन जो है वो कंप्लीट कर लेनी चाहिए। डॉक्टर साहब, एक खास बात हमारे सामने यहाँ पे आपने, जैसा कि हमने बहुत सारी जगहों के हवाले से आपने बात की, आपने ये भी कहा कि मतलब जो हमने जो आदाद-ओ-शुमार देखे 40 से 50,000, तो इसका मतलब है कि बल्क ऑफ एक्सपीरियंस है आपको डॉक्टर साहब। तो ये एक बात बताइए कि जब आपके पास 2 मतलब मियाँ-बीवी पहुँचते हैं, तो एक किस्म का बड़ा ये रहता है बहुत सारे मतलब इन कपल्स में कि ये कॉन्सेप्शन होता है कि शायद एक फीमेल को लगता है कि मेल में प्रॉब्लम है, शायद एक मेल को लगता है कि फीमेल में प्रॉब्लम है, लेकिन वो एक दूसरे को बताते नहीं। ये बड़ी एक किस्म की समस्या रहती है, एक परेशानी रहती है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं, तो एक किस्म का एक बैलेंस्ड जो आप ट्रीटमेंट देते हैं, उनके साथ जो आप बात करते हैं, शायद घर जाके वो भूल जाते हैं कि हमारा जो सवाल था आपके क्लिनिक आने से पहले, तो वो सवाल खत्म हो गया। तो ये बताइए डॉक्टर साहब कि किस तरह का रवैया, किस तरह का एटमॉस्फेयर इन 2 कपल्स में होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों को ये जान लेना ज़रूरी है कि कमी मेल मेल में भी हो सकती है, कमी फीमेल में भी हो सकती है, और कई कपल्स ऐसे हैं जिनमें हस्बैंड में भी कमी है, वाइफ में भी कमी है, जिसके कारण वो कपल प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रहा, उस लेडी में बच्चा नहीं रुक पा रहा है। जी। फीमेल को फीमेल फैक्टर्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, मेल को मेल फैक्टर के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए, और अगर उन दोनों में प्रॉब्लम है, तो उन दोनों को अपनी प्रॉब्लम के बारे में पता होना चाहिए। जी। उसके बाद उन लोगों को बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि हम जो मेडिसिन ले रहे हैं, उसको कितनी देर तक लेने के बाद हम लोगों को प्रेगनेंसी अचीव हो सकती है या होगी। वरदान में कोई भी कपल जो ट्रीटमेंट के लिए आता है, सबसे पहले तो हम उनसे उनकी पुरानी रिपोर्ट, उनकी पुरानी मेडिकल हिस्ट्री, उनके द्वारा ली गई दवाइयाँ और उन्होंने किस तरीके का अपना इलाज करवाया है, उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद हम उस कपल का एक डायग्नोज बनाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई बारी हस्बैंड का स्पर्म का टेस्ट, औरत के कुछ हार्मोन के टेस्ट, जी। और उनका एक अल्ट्रासाउंड लेडी का, वो करना ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये पता लग सके कि क्या उनकी बच्चेदानी में कोई नुक्स तो नहीं है, या स्पर्म में कोई नुक्स तो नहीं है, या हार्मोन में कोई नुक्स तो नहीं है। अगर उन्होंने अपना ट्यूब्स का कोई टेस्ट कराया हुआ है, तो उसका एक्सरे देखने के बाद बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि अगर ये ट्यूब्स खुली हुई हैं, तो क्या ये ट्यूब्स काम कर रही हैं कि नहीं कर बिल्कुल। रही, और अगर ये काम नहीं कर रही हैं, तो इसको किस तरीके से ट्रीट किया जाए, ताकि उनका काम करने का तरीका ठीक हो जाए और उस लेडी को प्रेगनेंसी अचीव करने में हम उनकी मदद कर सकें। ऐसा भी देखा गया है कि बहुत सारे घराने ऐसे हैं कि जिनको शादी हो गई, यहाँ पे ज़्यादातर ये प्रॉब्लम है कि लेट मैरिज होता है। अब अगर कहीं पे कोई कपल ऐसा है कि पहला बच्चा उनको हुआ, फिर उसके बाद दूसरा बच्चा, फिर सारा साल मतलब फिर बच्चा ही नहीं होता है, तो किस तरह के रीज़न्स हो सकते देखिए, फिर वही फैक्टर आता है कि जब एक फीमेल में ऑलरेडी एक कपल को एक बच्चा है और उसके बाद दोबारा प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कई बारी एज फैक्टर के कारण एक हस्बैंड में स्पर्म की कमी आ सकती है। कई बारी डाइटरी हैबिट्स के कारण एक मेल और एक फीमेल में इन्फेक्शन हो सकता है। ज़्यादातर हमने ये देखा है कि इन्फेक्शन जो है उस वो फीमेल में ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेल्स। बट मेल्स का जो इन्फेक्शन है वो फीमेल में ट्रांसमिट हो सकता है, वहाँ तक जा सकता है, और फीमेल का में जो इन्फेक्शन है वो मेल में ट्रांसमिट हो सकता है, बिकॉज़ एज़ ए हस्बैंड एंड वाइफ हैं? ये जी। जो ट्रांसफ़र ऑफ इन्फेक्शन है, ये मेल और फीमेल दोनों में पॉसिबल है। तो उस इन्फेक्शन का क्या ट्रीटमेंट है? क्या स्पर्म काउंट एज के कारण कम हुआ है, या उनकी कोई डाइटरी ऐसी कंडीशंस हैं जिसके कारण ये सब उनमें कोई बदलाव आया है उनकी बॉडी में? फीमेल में इन्फेक्शन आने के कारण क्या उसके ट्यूब्स जो हैं वो उनमें काम करने का जो शक्ति है या उनमें पावर है, कहीं वो कम हुई है? कहीं पे लेडी के एग की क्वालिटी जो है वो कम होनी शुरू हो गई है बिकॉज़ जी। ऑफ एज फैक्टर। सो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें एक कपल को इवैल्यूएट कर लेना बहुत ज़रूरी है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस कर लेनी बहुत ज़रूरी है, और उन इन्वेस्टिगेशन के बाद हमें भी बहुत क्लैरिटी है, डॉक्टर्स को भी बहुत क्लैरिटी हो जाती है कि इस पेशेंट को, इस कपल को किस जगह पे मेडिसिन दी जी। जाए,
कहीं पे कोई हार्मोन का कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। वो देखने के बाद अगर पेशेंट को नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस हैं तो डेफिनेटली उस तरीके से दवाइयाँ दी जाती हैं ताकि उसको नेचुरल प्रेगनेंसी अचीव हो सके। और अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है, उसके बारे में एक कपल को अच्छी तरह से समझाया जाए ताकि वो प्रेगनेंसी अचीव कर सके, उनके घर में दूसरी संतान या दूसरी जी। औलाद आ सके। तो ये फेब्रॉइड का कुछ इसमें प्रॉब्लम है कि ये बच्चा ना बनने के कुछ चांसेस ऐसे हैं कि जिन महिलाओं में इस तरह की कोई प्रॉब्लम है? देखिए, फाइब्रॉइड एक फैक्टर, बहुत बड़ा फैक्टर माना जाता है, बट फाइब्रॉइड के भी डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस हैं। वो बच्चेदानी की किस जगह पे फाइब्रॉइड जो है वो प्लेस हुआ है या जी, फाइब्रॉइड बढ़ा है, उसके बारे में एक अल्ट्रासाउंड जो है उससे बहुत क्लैरिटी से जी, पता लगाया जा सकता है कि फाइब्रॉइड क्या बच्चा रुकने में कहीं पे कोई रुकावट तो नहीं है, कहीं पे उसके कारण तो नहीं कि एक लेडी को प्रेगनेंसी अचीव नहीं हो रही। फाइब्रॉइड को निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, इसका फैसला भी जो है वो भी डॉक्टर की कंसल्टेशन से ही एक कपल को फैसला लेना चाहिए कि क्या उसको निकाल देना ज़रूरी है या उसको दवाइयों से ठीक किया जा जी, सकता है, या अगर दवाइयों से ये ठीक नहीं हो सकता तो क्या इसके लिए ऑपरेशन करना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक डॉक्टर कंसल्टेंट जो उनकी रिपोर्ट्स देख रहा है, उसको उनको बहुत क्लैरिटी से समझाना चाहिए कि इस फाइब्रॉइड को निकाल देना चाहिए। वो निकालने के लिए उसको लैप्रोस्कोपी चाहिए, मतलब दूरबीन से निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है वो फाइब्रॉइड। क्या वो फाइब्रॉइड दूरबीन से निकालने के बाद वो लेडी नॉर्मल हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी? और अगर वो नॉर्मल नहीं हो सकेगी तो क्या हमको उसकी बड़ी सर्जरी, जिसको हम ओपन जी, मायोमेक्टमी कहते हैं, थोड़ा-सा पेट का हिस्सा खोल के उसके फाइब्रॉइड को इस तरीके से निकाला जाता है कि उनको बच्चेदानी को कोई नुकसान ना हो, बच्चेदानी में कोई किसी तरीके का कोई और इफ़ेक्ट ना आए और बच्चेदानी जैसे नॉर्मल पहले थी, वैसे ही नॉर्मल बच्चेदानी हो जाए। उनकी ट्यूब्स जो हैं वो उस तरीके से देख ली जाएँ कि क्या फाइब्रॉइड निकालने के बाद क्या उनकी ट्यूब्स जो हैं वो जी, अच्छे तरीके से काम करेंगी कि नहीं करेंगी। और अगर ट्यूब्स काम कर रही हैं तो डेफ़िनेटली ऐसे कपल्स में, ऐसी लेडीज़ जी, में नेचुरल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। और देखा यही गया है कि 30 टू 40% लेडीज़ में फाइब्रॉइड निकालने के बाद नेचुरल प्रेगनेंसी हो जाती है। अगर सपोज़ एक फीमेल में नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हो सकती, तो वो भी उनको बहुत क्लैरिटी से समझा दिया जाता है कि आपके पास अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी अचीव करने का ये तरीके हैं। इन मेडिसिन से आपको फ़ायदा हो सकता है। मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद 70% फीमेल्स में ये देखा गया है कि मेडिसिन स्टार्ट करने के बाद उनमें प्रेगनेंसी अचीव हुई, उनको बच्चा हुआ और पेशेंट के जी, घर में खुशी आई। हमारी कोशिश ये है कि पेशेंट को सबसे पहले क्लैरिटी से ये बता दिया जाए जाए कि अगर आपको इतनी देर में नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो उसके बाद कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, किस तरीके के इलाज अवेलेबल हैं हमारे पास, जिनसे जी, आपको प्रेगनेंसी करने में हमें मदद मिलेगी, आपको बच्चा होने में जी। हम मदद कर सकेंगे। जी, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया यहाँ पर एक दफ़ा फिर करना चाहेंगे कि डिटेल्ड आपने हमें ये इन्फॉर्मेशन दी। नाज़रीन आपको ये बताना चाहेंगे कि अगर इस तरह की कोई समस्या है, इस तरह की कोई परेशानी है किसी भी महिला को या किसी भी कपल को, तो उस सिलसिले में वो जो यहाँ पे सेंटर है मगरमल बाग श्रीनगर में, वो उनसे राब्ता कर सकते हैं, उनसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उनका नंबर जो अभी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे 7814922726। और अगर आप डॉक्टर साहब से इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे तो इनका नंबर भी आप नोट कर सकते हैं। इनका नंबर है 9814021991। एक दफा फिर आपको नंबर बताना चाहेंगे 9814021991। तो एक दफा फिर हम डॉक्टर साहब की और बढ़ेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो अब ये ट्रीटमेंट है, इसमें जो डाइट का जो अभी इसमें ताल्लुक है, तो किस तरह का डाइट लेना चाहिए महिला फयाज साहब, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कश्मीर में जो ट्रीटमेंट लोगों ने अपना स्टार्ट किया या ट्रीटमेंट लिया और उनको उसके बाद कामयाबी नहीं मिली प्रेगनेंसी अचीव करने में। डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि यहाँ की आबो हवा, यहाँ की जो खाने के जो डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं वो नॉर्मल टेस्ट से थोड़े से डिफरेंट है। कुछ ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट्स
यहाँ पे ली जाती हैं, कुछ ज़्यादा तेल का इस्तेमाल किया जाता है, जी कुछ ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल किया जाता है, हाई सॉल्ट जिसको ज़्यादा नमक जी वाला खाना जो है वो लेडीज़ में भी और जेंट्स में भी, मेल्स में भी उसका इस्तेमाल ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों से डेफिनेटली एक फीमेल का और एक मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो बच्चा पैदा करने की कैपेसिटी है, उस पे बहुत बड़ा इफ़ेक्ट है। अगर इस तरीके का इफ़ेक्ट उनकी डाइट के कारण है, जिसमें नॉन वेजिटेरियन डाइट का एक अपना इफ़ेक्ट है, हाई सॉल्ट, ज़्यादा तेल, घी वाली सब्जियां, ज़्यादा मसाले, इन सब चीज़ों का अगर उनमें इफ़ेक्ट है, तो डेफिनेटली कंसल्टेंट से उनको अपना डाइट कंसल्ट ले लेना चाहिए। डाइटिशियन से एक अपना ओपिनियन ले लेना चाहिए कि किस तरीके के डाइट कंट्रोल किए जाएँ, ताकि उनके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बच्चा पैदा करने की जो कैपेसिटी है, उसको नॉर्मल किया जाए, ताकि उनको नेचुरली प्रेगनेंसी अचीव हो सके, वाइफ में किसी तरीके की इन्फेक्शन ना हो। ऐसी डाइट्स एडवाइस की जी जाती हैं। वरदान में भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से ये डाइट्स उनको समझाते हैं। मेल्स में भी डाइट की बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है, खासकर नशा, जो कि एक कॉमन चीज़ है। बिल्कुल कश्मीर में हम लोगों जी ने देखा कि सिगरेट बीड़ी पीने का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, धुएं का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि एनवायरनमेंट ऐसा है यहाँ पे कि हर चीज़ में, जिसको आप विंटर्स में बहुत ज़्यादा कोयले का यूज़ या सही लकड़ बात है का जी यूज़ या घर में हीट का यूज़, इन सब चीज़ों से मेल में भी उसका इफ़ेक्ट होता है, फीमेल में भी उसका इफ़ेक्ट होता है। और इन चीज़ों से अगर दोनों में किसी भी तरीके की कोई इन्फेक्शन डेवलप होती है, तो उसका नुकसान है उस कपल को। सो डाइट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। डाइट कंसल्ट, डाइट कंट्रोल और डाइट अच्छे तरीके से हेल्दी जी लेने से डेफिनेटली कपल की जो है वो मदद की जा सकती है। जैसे डॉक्टर साहब एक डाइट के हवाले से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नाज़रीन, वो क्वेश्चन जो है वो हम अगले शुमारे में उस पर डिस्कस करेंगे, डाइट के हवाले से ही है। और आज जो हमारा प्रोग्राम है वो इख्तिताम को पहुंच रहा है, लेकिन इससे पहले डॉक्टर साहब चलते चलते हमें ये बताइए कि जो अब हमारा सेंटर है इधर कश्मीर क्लिनिक जो है श्रीनगर में, तो जो इस तरह के पेशेंट्स हैं, किस तरह से आप उनको एड्रेस होना चाहेंगे फैसिलिटीज? देखिए, फैसिलिटीज वाइज जो इंटरनेशनल लेवल पे प्रैक्टिस की जाती है, वो फैसिलिटी वरदान में, जलंधर में भी अवेलेबल है, अमृतसर में भी अवेलेबल है। श्रीनगर में उन पेशेंट्स को पहले तो एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किस किस तरीके से उनको अपना इलाज या उनको अपना ट्रीटमेंट जो है वो शुरू करके अपना ट्रीटमेंट जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए, उसमें कब कब उनको क्लिनिक में आना चाहिए। तो हमारा जो मगर बाग में क्लिनिक है, उसमें कॉन्स्टेंटली जो हमारे कंसल्टेंट्स हैं, वो सुबह से लेकर शाम तक पेशेंट्स को गाइड करते हैं, पेशेंट को प्रॉपर तरीके से समझाते हैं कि ये ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इन तरीके से आपका ट्रीटमेंट अगर होता है तो आपको प्रेगनेंसी होने में आपकी मदद होगी, आपके घर में खुशियाँ आ सकती हैं। सो डेफिनेटली पेशेंट्स की पुरानी रिपोर्ट्स देखने के बाद उनको क्या किस तरीके की मेडिसिन का इस्तेमाल करके उनकी मदद की जा सकती है, उसके बारे में डेफिनेटली वरदान में बहुत क्लैरिटी से उनको समझा दिया जाता है और उसके बाद उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। डॉक्टर वरीश कुमार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, आपने हमें जानकारी दे दी। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आधे घंटे से देखा और हमने जो आज कोशिश की आपको इंफॉर्मेशन देने के हवाले से, वो यही कि किस तरह के फीमेल फैक्टर्स जो है, और जो हमारा अगला शुमारा होगा, अगले शुमारे में हम बात करेंगे एक तो IUI जो टेक्निक्स है उस हवाले से, और दूसरा जो डाइट के हवाले से एक सवाल हमारा रह गया, तो वो सवाल भी जो है वो एक इम्पोर्टेंट सवाल है उन सब मतलब घरानों के लिए जिनमें छोटी छोटी बेटियां हैं, उनके लिए एक जरूरी सवाल है। वो दूसरे एपिसोड में हम उस पर चर्चा करेंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।